Hello aspirants. So in today's class we are going to start the topic of British Empire in छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एम्पायर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड ट्रस्ट मी दीज क्लासेस विल बी द मोस्ट डीप क्लासेस जो आपको छत्तीसगढ़ जीएस पे मिलने वाली है विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिशर। यही सेक्टर है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, यहां से आपको देखने को मिलेगा। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर सेक्टर से आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हेन आई एम डिक्टेटिंग और व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट ट्राई टू समझने की कोशिश करना और रफ में भी थोड़ा बहुत लिखते रहना, और नोट्स तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक किसी जगह पे नहीं बोल सकते कि इसी पे आएगा व्यापम में, सीजीपीएससी में, या फिर हर एग्जाम में। मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका जो आपका ब्रिटिश वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में देखोगे तो क्वेश्चन, व्यापम में देखोगे तो क्वेश्चन, मेंस में जब आएगा तो एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। एंड आई विल डील दिस क्लासेस जो है इन द पर्सपेक्टिव कि वो बहुत डेप्थ में हो, क्योंकि अब चाहे व्यापम का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो, मेंस का, बहुत डेप्थ में एनालिसिस मांग रहा है सबके सब क्वेश्चन। बिकॉज सीजीपीएससी हैज एग्जॉस्टेड द क्वेश्चन, व्यापम हैज एग्जॉस्टेड, बहुत साल से क्वेश्चन पूछ पूछ के अब वो डीप डेप्थ में जा रहे हैं व्यापम के भी एग्जाम में, सीजीपीएससी के भी एग्जाम में। तो वो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि डीप में चीजें पता हो, सो दैट ये ना लगे, क्योंकि सिलेबस में अभी तक क्या था, हम समझते थे कि ऊपर ही ऊपर किसी एग्जाम में पूछ रहा है, किसी में डीप में पूछ रहा है, अब सब में डीप जा रहा है ये। ठीक है, तो लेट अस कॉन्फिडेंटली हम सॉल्व कर पाए, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑल राइट एस्पिरेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले ये समझ लिया था कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश रूल आखिर शुरू कैसे हुआ था। इसका मतलब हमको ये समझना है कि ये कहीं ना कहीं नागपुर से रिलेटेड है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ और नागपुर में आगरी रघुजी 3 की बात मैंने की थी। देखिए, हमने सबसे पहले मराठा रूल देखा, इजंट इट, हमने देखा मराठा रूल। मराठा के बाद क्या हुआ, एक क्रूशियल इवेंट था, रघुजी 3 का डेथ। किसका डेथ? रघुजी 3 का डेथ। ठीक है, ये भोसले रूलर हुआ करते थे, भोसले रूलर हुआ करते थे नागपुर के। और अब आप इमेजिन करो, एक राजा है, उनका डेथ हो गया है, ठीक है, और उनका कोई डायरेक्ट हायर नहीं है, मतलब इनका कोई बेटा नहीं है, इनके बाद कोई लीनेज चलाने वाला नहीं है, मतलब कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है। ईयर था 11 दिसंबर 1853 जब इनकी डेथ हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो मौके के तलाश में थे। किसमें थे? मौके की तलाश में ही थे वो सब पूरे इंडिया में। उन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी जिसको हम बोलते हैं डलहाउजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये हम बोलते हैं, ये एक पॉलिसी पूरे देश में चल रही थी। इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंतर्गत, इस पॉलिसी के अंडर, अगर किसी नेटिव स्टेट के रूलर का कोई नेचुरल हायर नहीं होगा, मतलब खुद का स्वयं का खुद का बेटा नहीं होगा, तो वो ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या था? ब्रिटिश राज का हिस्सा बन जाएगा उसका जो प्रिंसली स्टेट है। और रीजन क्या था? आप अपने चाचा, आप अपने छोटे भाई के बेटे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप अपनी बहन के बेटे को नहीं, आपका खुद का नेचुरल हायर होगा, तब ठीक है आप उस जगह पे राज कर पाएंगे। बट आपका नेचुरल हायर नहीं है तो देन यू विल बी एनेक्स्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिशर जब हुआ करते थे तो नागपुर में रेसिडेंट, हमने पढ़ा था ब्रिटिश रेसिडेंट और ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट वाला हिसाब तो पढ़ लिया हमने। उस टाइम ब्रिटिश रेसिडेंट 1853 11 दिसंबर जब बात कर रहे हैं हम, तब नागपुर में हुआ करते थे ब्रिटिश रेसिडेंट मेंसेल। क्वेश्चन आएगा कौन थे ब्रिटिश रेसिडेंट जब ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था छत्तीसगढ़ को, तो आपको पता होना चाहिए मेंसेल वाज देयर। और मेंसेल का बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब अगर राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है तो वो किसी और को एडॉप्ट करके उत्तराधिकारी अपना हायर नहीं बना सकता।
और क्योंकि ब्रिटिश ने पहले ही नागपुर की किंगडम को रघुजी थ्री को दे दिया था और अब उनका कोई हायर नहीं था, तो ब्रिटिशर्स ने नागपुर स्टेट को डायरेक्टली अपने एम्पायर के अंदर डिक्लेयर कर लिया। समझ रहे हैं आप लोग? पहले उसको दे दिया था, फिर अब हायर होता तो फिर आगे बढ़ता, बात आगे बढ़ती, बट हियर हायर नहीं था तो उन्होंने उसको ले लिया। एंड द टाइम कम्स 13th ऑफ मार्च 1854 की बात करेंगे हम लोग। 13th ऑफ मार्च 1854 1854, इस पर्टिकुलर डेट में ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि नागपुर स्टेट इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ को, जो उसके अंडर हुआ करता था, नागपुर के अंडर उस टाइम पे, अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये सिर्फ अनाउंसमेंट था, याद रखना। 13th ऑफ मार्च 1854 को सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कब हुआ तो वो डेट अलग है। वो डेट आपका है 1 फरवरी 1855। ये दो डेट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर बोलेगा कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन कब गया हाथ में ब्रिटिशर्स के, तो इट वाज द डेट 1 Feb 1855। एंड इफ इट इज आस्क्ड कि कब इंक्लूड किया गया नागपुर को एज अ स्टेट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ द डलहौजी, देन इट इज 13th ऑफ मार्च 1854। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें समझना है हमको, या हमको स्टोरी आगे बढ़ानी है कि किसने दिया। भाई कोई साइन हुआ होगा, पेपर में साइन होता है तो कोई ना कोई तो होगा। तो ये गोपाल राव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? यहां पे आएगा ये गोपाल राव। गोपाल राव, गोपाल राव कौन थे? तो जो लास्ट मराठा जिलेदार, ये जो गोपाल राव थे, ही वॉज द लास्ट मराठा जिलेदार थे छत्तीसगढ़ के। और उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम पे आए चार्ल्स सी एलियट, उनको सौंप दिया। तो ये भी नाम आपको याद रहना चाहिए, चार्ल्स एलियट। सारे वो नाम इंपॉर्टेंट है। किसने सौंपा? गोपाल राव। किसको सौंपा? चार्ल्स ई एलियट को। ठीक है। और इसके साथ ही चार्ल्स ई एलियट बन गए छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर, ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका। Who was the first deputy commissioner of Chhattisgarh? Then you have to give the answer. He was Charles E. Elliot. ठीक है, तो ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको ये तो पता ही है उस टाइम पे कमिश्नर कौन हुआ करते थे नागपुर में, मैंसल, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। और इसी तरह 1855 से लेके 1947 तक हमारा छत्तीसगढ़ ब्रिटिश के कंट्रोल में, ब्रिटिश के राज में रहता है। समझ में आया यहां तक की स्टोरी? इज इट क्लियर? ठीक है। पूरी कहानी कैसे जुड़ती है अभी समझे आप लोग। डेथ ऑफ, देखो मैं यहां समझाता हूं आपको। डेथ ऑफ रघु जी थ्री, ये हमने सबसे पहले देखा। फिर ये कहानी आगे कैसे बढ़ी। डेथ ऑफ रघु जी थ्री के बाद एनेक्सेशन ऑफ नागपुर, एनेक्सेशन ऑफ नागपुर, इजेंट इट, ये हुआ। फिर आपकी स्टोरी कैसे बढ़ी? चार्ल्स ई एलियट, सी एलियट के साथ बढ़ी आपकी स्टोरी एज अ फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर। तो ये जो चार्ल्स एलियट थे वो फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ बन गए। ये नाम प्रीलिम्स के लिए, व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 बार पूछा है, 55 बार और पूछेगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश रूल। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव। जब ब्रिटिशर्स आए तो नागपुर जब चल रहा था मराठा शासन, मराठा रूल, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन था, हमने पढ़ा, उनका जुडिशियरी था, उनका इकोनॉमी था, हर चीज चेंज होगा। अब तो वो सारी चीजें एक बार समझ लेते हैं हम लोग, क्या चेंजेस आए। तो ये आपका प्रीमाइस सेट हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे कि हमारे तरफ से क्या हुआ। पहले ये तो समझे छत्तीसगढ़ में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या चेंजेस लाए। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडमिनिस्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश। चलो पहले कुछ नोट्स लिख लो आप लोग, इसके बाद फिर इसका नोट्स लिखाऊंगा मैं। एक एक करके लिखते हैं वरना फिर बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे।
लिखिए ब्रिटिश रूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन छत्तीसगढ़, ये टॉपिक का नाम है, हेडिंग इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश रूल, पहला सब टॉपिक है, उसमें पॉइंट पॉइंट लिखते जाना। ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़ began after the annexation of Nagpur state due to the death of Raghuji III, ब्रैकेट में लिखिए 11 दिसंबर 1853 ब्रैकेट क्लोज, without an higher, next point, under Dalhousie's Dalhousies doctrine of lapse, comma, Nagpur was merged into the British Empire. Next लिखिए British resident Mansell advocated against granting adoption right to the king. Next point, official announcement of Nagpur state merger dash करके लिखना 13th of March 1854. Next point, administration handed over by Gopal Rao, ब्रैकेट में लिखिए लास्ट मराठा जिलेदार, ये भी क्वेश्चन में आता है कि हु वाज द लास्ट मराठा जिलेदार, तो गोपाल राव है, मेरे नोट्स के सिवाय कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। आप व्यापम की तैयारी करो, सीजीपीएससी में जाकर लिख लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। आप सीजीपीएससी की तैयारी करो, व्यापम के क्वेश्चन बन जाएंगे, हर चीज, मेंस की तैयारी करो, मेंस का एक कंटेंट मिल रहा है आपको पूरा लिखने के लिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है उस टाइप से। एडमिनिस्ट्रेशन हैंडेड ओवर बाय गोपाल राव, ब्रैकेट में लास्ट मराठा जिलेदार, ब्रैकेट क्लोज, टू चार्ल्स ई एलियट, CHARLES.C.ELIOT on 1st of Feb 1855. Charles Elliot, next point, became the first deputy commissioner of Chhattisgarh. Chhattisgarh remained under British control from 1855 to 1947, isn't it? आपको ये तो पता ही था, ठीक है। Now we will talk about the administrative changes in Chhattisgarh and that is what we have to understand. तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया या कैसे रीऑर्गेनाइज किया। तो हमने अभी देखा पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, चार्ल्स सी एलियट, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हायरार्की का चार्ट क्या हुआ करता था, इसको आप बना लेंगे, ठीक है, मैं बना रहा हूं साथ में। तो हायरार्की चार्ट मतलब कौन सा ऑफिसर किसके नीचे हुआ करता था। सबसे पहले होते थे आपके कमिश्नर हुआ करते थे, हम नागपुर के अंडर ही थे ना इस टाइम पे भी, तो कमिश्नर हुआ करते थे जो बैठा करते थे आपके नागपुर में। देन द नेक्स्ट वाज डिप्टी कमिश्नर, और ये आपके हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देन द नेक्स्ट वाज असिस्टेंट कमिश्नर, एंड द नेक्स्ट वाज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर। तो क्या समझ रहे हो आप लोग, सब कमिश्नर ही हैं, कमिश्नर सबसे ऊपर नागपुर में, फिर डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ को अंदर, फिर उसके अंडर असिस्टेंट कमिश्नर, और असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर। यहां तक समझ लो, फिर मैं समझाऊंगा आपको ये कहां काम आने वाला है कैसे। चार्ल्स सी एलियट नागपुर में कमिश्नर के अंडर वर्क करा करते थे, ये तो क्लियर हो गया आपको क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर थे, और उनकी सैलरी हुआ करती थी डिप्टी कमिश्नर की 1000 रुपए, उस टाइम 1000 रुपए हुआ करती थी। इस सैलरी के हिसाब से ये थर्ड क्लास के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। अब ब्रिटिश इंडिया में डिप्टी कमिश्नर की 3 सैलरी हुआ करती थी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा इसलिए मैं बता दिया कौन से क्लास के थे, अगर मन किया तो, अभी तक तो पूछा नहीं है। डिप्टी कमिश्नर की 3 क्लास हुआ करते थे इंडिया में उस टाइम पे, आपको समझना होगा। तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास की सैलरी हुआ करती थी 1500, सेकेंड क्लास की हुआ करती थी 1200, और थर्ड क्लास की वैसे ही हुआ करती थी 1000 रुपए। तो हमारे जो चार्ल्स ई एलियट थे वो आपके थर्ड क्लास के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, थर्ड क्लास के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, ये आपको समझना है। अब डिप्टी कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए आपको उनके पास असिस्टेंट कमिश्नर, और उन असिस्टेंट कमिश्नर को हेल्प करने के लिए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे। इसको ऐसे ही बना लेना, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को मैं यहां बता रहा हूं, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कि जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, जो उनकी पोस्ट हुआ करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए रिजर्व थी। तो यहां लिख सकते हो रिजर्व फॉर, ओनली फॉर इंडियंस।
सबसे नीचे का जो पोस्ट है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का, ठीक है, वो इंडियंस के लिए ही इंपॉर्टेंटली हुआ करती थी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन को भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में चांस मिल रहा था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, थोड़ा सा देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इट इज समथिंग वी हैव गॉट दैट टाइम। और जिनको हमने अभी देखा वो थे ये एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल राव। गोपाल राव जो मराठा सूबेदार उस पर्टिकुलर टाइम पे छत्तीसगढ़ के हुआ करते थे, उनको बिलासपुर का एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया था। किसको? गोपाल राव को बिलासपुर का बनाया गया था, ठीक है, बिलासपुर का एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया था। तो आपको ये भी दिख रहा है कि मराठा रूल से एक कॉन्टिन्यूटी भी दिख रही है हम लोग को, कि वही ऑफिसर्स को इनके अंडर रखा गया, मराठा पीरियड के ऑफिशियल्स को नए सिस्टम में एडजस्ट किया गया सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल सके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द तहसीलदारी सिस्टम। क्या है ये समझेंगे। देखो ब्रिटिशर जब आए ना, तो ब्रिटिशर से आते ही सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना चालू किया छत्तीसगढ़ में। तहसीलदारी सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1854 में। कब इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन में आएगा, तो 1854 में। ये डिप्टी कमिश्नर के अंडर पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। अगर कोई पूछेगा कि चार्ल्स सी एलियट या पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के अंदर पहला रिफॉर्म क्या हुआ, तो वो था 1854 का तहसीलदारी सिस्टम। तो आपको समझना है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, सबसे पहले समझो, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अंदर तहसील होता है, ठीक है, तहसील होता है, तहसील के अंदर परगना होता है आपका, और परगना, अब तहसीलदार के जो हेड होते हैं उसको, जो तहसीलदार होते हैं वो तहसील के हेड होते हैं, और नाब तहसीलदार जो होते हैं वो परगना के हेड होते हैं। तो यहाँ पे तहसीलदारी सिस्टम, मतलब ये जो तहसीलदार है, ये अभी नए नए तहसील बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, तहसील के अंदर परगना, परगना के हेड नाब तहसीलदार, और तहसील के हेड तहसीलदार, ठीक है। तो ये तहसीलदारी सिस्टम बनाया गया, ये थोड़ा सा समझ लेना, आप लोग को क्लियर होना चाहिए वो फैक्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये तहसीलदारी सिस्टम क्या था, ये आप पूछेंगे। तो इसमें जो तहसीलदार थे, जो चीफ हुआ करते थे तहसील के, ये मैंने अभी आपको बताया, ये पोस्ट भी इंडियंस के लिए रिजर्व थी। तो सबसे पहले तहसीलदारी सिस्टम में तहसील था, और तहसील को हेड करने के लिए तहसीलदार था, जो इंडियंस के लिए रिजर्व था। तो दो पोस्ट हमने अभी तक इंडियन के लिए रिजर्व देख लिए, एक असिस्टेंट एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, और एक तहसीलदार का पोस्ट। परगना जो हुआ करते थे, परगना जो मराठा पीरियड में एक यूनिट हुआ करता था, उन्हें तहसील के अंडर कर दिया गया। हमने याद है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 27 परगना 27 कामवेजदार, फिर 9 परगना 9 कामवेजदार। वैसे ही अब परगना को तहसील के अंदर कर दिया। उस टाइम तहसील नहीं था, तहसील नया बनाया गया, और तहसील के अंदर अब परगना को कर दिया, तो उन्हें तहसील के अंदर कर दिया गया। और अब जो आपके परगना हुआ करते थे वो कामवेजदार हेड नहीं कर रहे हैं, अब उसमें नाब तहसीलदार हुआ करते थे। तो छत्तीसगढ़ में इस पर्टिकुलर टाइम में दो रिफॉर्म होते हैं आपके। जो तहसील फॉर्म होते हैं वो दो हिस्से में होते हैं। सबसे पहले 1854 में चार्ल्स सी एलियट आते हैं और वो बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? रायपुर बनता है उस टाइम पे, ये फैक्ट है, पूछता है, याद रखना। रतनपुर बनता है और धमतरी बनता है, ठीक है। और ये दूसरी बार आपका बनेगा कब? 1857 के टाइम में। और यहाँ आपके तीन बनेंगे, नवागढ़ बनेगा, धमदा बनेगा, अभी समझो धमदा बनेगा। और इसको याद रखना, ये दो ही बनते हैं, बट ये धमदा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, धमदा जो है वो नहीं हो पाता है कुछ कारणों से, तो इसके जगह पे बाद में दुर्ग को बना दिया जाता है। तो अभी क्या समझ आया? पहले धमदा का नाम आता है, फिर धमदा हट जाएगा और दुर्ग बन जाएगा, नवागढ़ और दुर्ग आ जाएगा इसमें। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि धमदा को रिप्लेस करता है दुर्ग का तहसील। तो हर तहसील हेडक्वार्टर में कौन कौन से ऑफिशियल्स हुआ करते थे? तहसीलदार हुआ करते थे, नाब तहसीलदार हुआ करते थे, और साई नाविस हुआ करते थे। साई नाविस का काम था जो अकाउंट्स का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके साथ साथ कन्नुगो हुआ करते थे जो लैंड रिकॉर्ड को रखा करते थे, और मुहर्रिर होते थे। वो क्लरिकल वर्ड, इसको सब लिखेंगे, वर्ड आ जाता है कि साई नाविस कौन थे, SAINAVIS। तो ये अकाउंट्स को रखा करते थे। कन्नुगो, आज भी एक कन्नुगो एक पोस्ट है
जो आपका लैंड रिकॉर्ड रखते हैं आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको कन्नूगो पटवारी जो होता है ना, उसी पोस्ट के हिसाब से मान लो लैंड रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी आज कर रहा है, वही कन्नूगो का काम है। और आज भी कन्नूगो बोला जाता है उत्तर प्रदेश, आप जाओगे उधर पे बिहार साइड तो। मोहरीर कौन थे? तो वो क्लरिकल वर्क किया करते थे। ये पूरा स्ट्रक्चर उनका हुआ करता था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम इन दैट टाइम। रेवेन्यू सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ये कैसे वर्क किया करता था? तो रेवेन्यू का मतलब है जमीन जो होती है, लैंड जो होता है, उनसे कितना पैसा आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था लैंड से पैसा आना, वही तो सरकार चलाता था। उनको कैसे कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स? दो मेन सिस्टम हुआ करते थे इसके अंडर। एक आपका था ताहुददारी सिस्टम, पहला पढ़ते हैं हम लोग ताहुददारी सिस्टम। व्हाट वाज द ताहुददारी सिस्टम? समझते हैं, क्वेश्चन आता है मेंस प्रीलिम्स सब में आता है। ये सिस्टम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस ने इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट सैंडिस ने इंट्रोड्यूस किया था। हमने सैंडिस के बारे में पढ़ लिया है जब सुपरिंटेंडेंट पढ़ रहे थे मराठा। उनके टाइम पे ये ताहुददारी ही सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ये पहला क्वेश्चन बनता है, किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ? सैंडिस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका मेन एम क्या था? तो मेन एम इस ताहुददारी सिस्टम का, तो जो बैरन और वेस्ट लैंड हुआ करते थे, जो परिया पड़ा लैंड होता था, जिस लैंड पे ना खेती हो रही है ना किसानी हो रही है और वो लैंड पे कोई काम नहीं हो सकता, दोज लैंड आर कॉल्ड एज बैरन लैंड या वेस्ट लैंड या परिया लैंड। ठीक है, तो मतलब क्या था? जो बंजर और खाली जमीन थी उनको एरिएबल लैंड में कन्वर्ट करना था, कि मतलब वहां खेती हो सके। समटाइम्स देयर आर सीन कि खेती क्यों नहीं हो पाती? इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इन कारणों से नहीं हो पा रही, रीच नहीं है लोगों के, तो कैसे ना कैसे करके इसको एरिएबल बनाना था। क्यों एरिएबल बनाना था? एरिएबल बनेगा तो लैंड से ज्यादा टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो सरकार के पास पैसे आएंगे। मेन यहाँ पे आपको समझना है कि उन लैंड्स को, बैरन लैंड्स को खेती के लायक, खेती के योग्य बनाना था। कैसे बनाना था? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ताहुददारी में आ गया। तो बनाना था इनको लोकल इन्फ्लुएंशियल लोगों की हेल्प से। ना ही लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल वर जमींदार, ना ही वो गौटिया हुआ करते थे, वो लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल हुआ करते थे। ठीक है, अब समझना है हम लोगों को। और जो इन एरिया के हेड हुआ करते थे उनको ताहुददार कहा जाता था। ठीक है, इस ताहुददारी सिस्टम में वही लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल जो जिनकी हेल्प से ये बैरन लैंड को अच्छे लैंड में बनाना था, एरिएबल लैंड में, उनको हेड, जो हेड बनाया जाता था उस इलाके में, उनको ताहुददार बोलते थे। आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं मैं, ये ताहुददार ना तो जमींदार थे और ना ही गौटिया की तरह वो विलेज हेडमैन हुआ करते थे। ये बस लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल थे जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी इस लैंड को एरिएबल बनाने के लिए। बट इसमें भी एक कैच था, ये सिस्टम ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, लोगों ने इसका उतना सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, ये याद रखना, इसीलिए ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है इसमें। अब उस टाइम पे जब ताहुददारी सिस्टम आता है तो इसको तीन हिस्से में मैं डिवाइड करता हूं आप लोगों के लिए। एक होता है आपका ब्रिटिश जो सुपरिटेंडेंट है, मराठा के टाइम कौन कौन से बने? तो मराठा के टाइम पे, सॉरी, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस के टाइम पे कौन से बने? ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, पूरा लिखना है इसको, सैंडिस के टाइम। आपको ऐसे पूछेगा ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस के टाइम कौन कौन से ताहुत बने? तो लोरमी और तरिंगा बने इनके टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस हो गया। अब मराठा पीरियड में कब वो, मराठा पीरियड में भी बने थे आपके, तो मराठा पीरियड में कब हुआ? तो सिरपुर और लिवान, दो जगह सिरपुर और लवान इनके टाइम पे बने मराठा पीरियड में। ठीक है, ये जो रघुजी थ्री थे ना आपके, ये सैंडिस के बाद वापस रघुजी थ्री के हाथ में आता है ना, तो रघुजी थ्री के टाइम पे ये आपके बनते हैं। क्वेश्चन में आ गया रघुजी थ्री या मराठा के टाइम पे कौन से बने? तो सिरपुर और लवान। पहले सैंडिस स्टार्ट किए, उसके बाद रघुजी थर्ड आ गए 18 साल के होने के बाद, तो सिरपुर लवान बनाया उन्होंने। अब छत्तीसगढ़ 1854 के बाद चार्ल्स इलियॉट के पास आ गया, तो इलियॉट के टाइम पे कौन से बने? इलियॉट के टाइम पे आपके सिहावा, खल्लारी और संजारी, बालोद संजारी। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताहुददारी तीन बार अलग अलग टाइम पे बना। सबसे पहला होता है ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस के टाइम पे सिरपुर और लवान, फिर आते हैं रघुजी थर्ड और मराठा का जो आपका पीरियड आता है उसमें आपके बनते हैं ताहुददारी, आप सॉरी सिरपुर और लवान नहीं,
सुपरिटेंडेंट के टाइम लोरमी और तरिंगा, और मराठा जब रघुजीत हैं तब सिरपुर और लवान, और जब आते हैं आपके चार्ल्स ई इलियट तो सिहावा, खल्लारी और संजारी। ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। सो ताहुद्दारी सिस्टम वाज दैट वन फ्रेंड हु हैड ग्रेट आइडिया बट स्ट्रगल विद एग्जीक्यूशन। मैंने बोला ना आपको कि उसका आइडिया तो बड़ा अच्छा था ताउद्दारी का कि खराब लैंड को अच्छा बनाओ, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। इट ट्राइड टू बी रिवॉल्यूशनरी वी कैन से, बट एंडेड अप जस्ट बीइंग नॉट दैट पॉपुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ताहुद्दारी के बारे में पूरा सिस्टम। नाउ द डिवीजन ऑफ होल एरिया, जो छत्तीसगढ़ था, व्हाट द लैंड वर डिवाइडेड, हाउ द लैंड वर डिवाइडेड इन छत्तीसगढ़ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आपका टॉपिक हो जाता है डिवीजन ऑफ द होल एरिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ठीक है, क्या होगा इसमें समझते हैं थोड़ा, विल गेट इनटू इट। तो इस टाइम में छत्तीसगढ़ को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था आपका खालसा लैंड और दूसरा था आपका जमींदारी एरिया। अब क्या होता है सर, ऐसा वाला दिमाग में आ गया होगा। खालसा क्या होता है? खालसा लैंड उस लैंड को बोलते हैं ये डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते थे, और यहां पर जो मेजॉरिटी अथॉरिटी थी आपकी वो मालगुजार के अंदर, मतलब ब्रिटिशर के अंदर, और ये फिर माल गुजार के अंदर आते थे ये। अब ये जमींदारी सिस्टम थी, ये बड़े बड़े जमींदार के कंट्रोल में हुआ करती थी। और समझेंगे इसको हम लोग, तो जमींदार यहाँ आ गए। ठीक है, नाउ विल टेक डीप, थोड़ा सा जाएंगे। अब इसमें आपको समझना है गौटिया का रोल क्या था। जो गौटिया हुआ करते थे, हमेशा मैंने क्या बोला है, वो विलेज लेवल के हेड हुआ करते थे। तो उनका रोल इसमें भी, इस पर्टिकुलर टाइम में, ब्रिटिशर के टाइम में, उनका रोल अभी भी अनचेंज्ड है। वो अभी गांव के सबसे पावरफुल, सबसे विलेज लेवल पर हेड किया कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए के अंडर उन्हें क्या किया गया, अभी तक जो आपका था गौटिया क्या थे, आपके विलेज के हेडमैन हुआ करते थे, मगर अब ब्रिटिशर्स ने ताहुद्दारी सिस्टम के बाद खालसा लैंड में डिवाइड किया था, और हमने समझा कि जमींदारी लैंड भी हुआ करता था। तो जो ये गौटिया का पोस्ट था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनको मालगुजार नाम से जाने जाना लगा। अरे यार, आई एम फंबलिंग अबाउट इट। तो इनको इस नाम से जानने लगे लोग। आई वॉज ट्राइंग टू से दिस। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब तक गौटिया हुआ करते थे वो, तो अभी भी वो गौटिया ही थे, बट अब नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि खालसा लैंड को हेड करने के लिए मालगुजार की जरूरत थी। मालगुजार एक पोस्ट बनाया गया। आदमी कहां से आएंगे, अलग से पैदा नहीं हो जाएंगे कल के, गौटिया हेड कर रहे हैं, तो उन्हीं को मालगुजार बना दिया गया। ये माल, और ये क्यों इंपॉर्टेंट इन्हीं को बनाया गया? क्योंकि गौटिया का पोस्ट समहाउ इट वाज हेरिडिटरी, तो मालगुजार का पोस्ट जो है वो भी हेरिडिटरी हो जाता है। मतलब फादर सन सन सन, वैसे वाला हिसाब कि बेटा मालगुजार, उसका बेटा मालगुजार, उसका बेटा मालगुजार। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विलेज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दे वर द ब्रिज बिटवीन द विलेजर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। यू कैन से दैट कि अगर विलेज में कोई दिक्कत आ रही है तो ब्रिटिशर्स तक कौन कन्वे करेगा? तो द पॉइंट वाज मालगुजार। इसी टाइम पे आपको एक जमींदारी में तो कुछ समझाना नहीं है, जमींदारी तो जमींदार होते थे, वो तो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाखा बाटा सिस्टम। व्हाट इज लाखा बाटा सिस्टम? ये भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। लाखा बाटा सिस्टम क्या होता है? ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ब्रिटिशर्स के टाइम। छत्तीसगढ़ में प्रिवलेंट था, और ब्रिटिश ऑफिसर चीजम ने, जब आए थे ब्रिटिश ऑफिसर चीजम, बाद में आपको बात होगी, जो चीजम ने भी इसको नोट किया था कि ये बहुत सिस्टम जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। किसने किया था? चीजम ने किया था। क्या था ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये लैंड रोटेशन अमॉन्ग फार्मर था, थोड़ा समझा रहा हूं। इसमें क्या हुआ करता था, मालगुजार और फार्मर्स मिलकर लैंड रेंट डिटरमाइन करते थे। मतलब क्या, एक जमीन है तो एक हर गांव में एक मालगुजार था जो पहले गौटिया हुआ करता था, और यहाँ पे क्या होंगे, फार्मर होंगे। तो ये दोनों मिलते थे, मालगुजार और फार्मर, और इस लैंड में कितना रेंट होगा वो डिटरमाइन करते थे इन दोनों। मगर इसका सबसे बड़ी खूबी और क्या थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। इट प्रमोटेड इक्वल राइट और सोशलिज्म इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। भैया फार्मर की बात भी हो रही है। सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या है? सबको सब चीज मिलना चाहिए। तो कोई फार्मर
मतलब सरकारी जमीन है, सोशलिज्म यही बोलता है ना, सरकार के जो रिसोर्सेज हैं सबको बंटने चाहिए। तो भाई वो जमीन है, वो मालगुजार से जाके बात करे, वो रेंट डिसाइड कर सकता है, थोड़ा सा वहां मांडोली कर सकता है ऊपर नीचे रेट वेट को, और सबके लिए ओपन था वो। इट प्रिवेंटेड अ मोनोपोली ऑन फर्टाइल लैंड, मतलब कि कोई एक फार्मर सारी अच्छी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। भाई ऐसा नहीं है ना कि एक ही फार्मर गया, अब सब जा सकते थे। तो ये लाखा बाटा सिस्टम का ये बेनिफिट था, एक क्या, इक्वल राइट और सोशलिज्म, सबके सबसे बड़े जमींदार नहीं, बड़े लोग ही नहीं, सब अब जाके सबको इक्वल हो गया। लैंड को फार्मर्स के बीच इंटरचेंज किया जाता था, मतलब क्या था, ये इंश्योर करने के लिए कि फेयरनेस है। इमेजिन करिए, आज आपके पास एक प्लॉट है, अगले साल आपको दूसरा मिल जाएगा, एवरी वन गेट अ फेयर चांस। देखो क्या होता है ना, कभी कभी जमीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इरिगेशन, कहीं से नहर जा रही है, कहीं से नदी जा रही है, कहीं पे पानी ज्यादा गिर रहा है, कहीं कम गिर रहा है, कहीं पे कुछ है, कुआं है पास में, तो सारी चीजें बहुत फर्क पड़ती थी। अब क्या कर दिया गया कि एक साल एक आदमी के पास एक एक फसल रहेगा वो लैंड, और अगले साल किसी और के पास रहेगा। तो यू कैन सी दैट देयर वाज फेयरनेस, कि किसी के पास हमेशा ही अच्छा लैंड नहीं रहेगा और किसी के पास हमेशा ही बुरा लैंड नहीं रहेगा। मगर हर चीज का जैसे दूसरा पहलू होता है, इसका भी एक लिमिट था। फार्मर्स कुड नॉट रिटेन लैंड फॉर मोर देन 12 ईयर्स, मतलब एक जमीन पर 12 साल तक क्या रहेगा, फार्मर्स का क्या होगा, अ, कब्जा रहेगा, उसके ज्यादा नहीं रख सकते थे वो। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है ना, कई बार फार्मर्स अपने खेत को बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं लैंड को। तो ये समहाउ प्रॉब्लम आती थी इस लाखा बाटा सिस्टम में। सो डू यू थिंक दैट सच अ सिस्टम कुड वर्क टुडे इन सम फॉर्म टू एंश्योर इक्विटेबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन? थिंक अबाउट इट, मैंने ऐसी ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या आज भी ये चीजें की जा सकती हैं? Government has lot of revenue and lot of land in themselves. Does it is applicable? Just think about it. There were some changes over time, of course over time ये सिस्टम भी डाइल्यूट होता गया। जो डोमिनेंट सेक्शन हुआ करते थे उस टाइम पे सोसाइटी के, उन्हें एग्रीकल्चर लैंड के एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने जो बताया आपको, कोई भी इतना मेहनत से मेड़ बना लिया, खेती अच्छी हो रही है, लैंड में अच्छा अच्छे से उसको क्या कर रहे हैं फार्मर अच्छे से रखे हुए हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस आने लगा। और ये सिस्टम लगभग 1860 तक ये जो सिस्टम है आपका वो चलता है। लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगता है, जैसे हर चीज के साथ होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको पता होना चाहिए आने लगते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे, फिर जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट अस राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। नेक्स्ट सब टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। लिखिए आप लोग इसके बारे में, लिखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ चार्ल्स सी एलियट, ब्रैकेट में लिखिए थर्ड क्लास, कॉमा सैलरी ₹1000। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, assisted by assistant commissioner and an additional assistant commissioner. Next point, the post of additional assistant commissioner was reserved for Indians. Next point, Gopal Rao dash dash करके लिखना, additional assistant commissioner of Bilaspur. And next point, Mohib ul Hasan, MOHIB, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रायपुर। तो ये दो नाम याद रखना, रायपुर का ये मैंने उस टाइम पढ़ाते टाइम नहीं बताया था, ये आपके रायपुर के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, और गोपाल राव आपके बिलासपुर के। नेक्स्ट लिखिए तहसीलदारी सिस्टम, (1854) ब्रैकेट में लिखना, इसमें पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अंडर द डिप्टी कमिश्नर। नेक्स्ट पॉइंट, तहसीलदार was the chief of the tehsil, comma this post was reserved for Indians. Next point लिखिए, Pargana were placed under tehsil, comma headed by न्याप तहसीलदार। नेक्स्ट लिखिए तहसील फॉर्म्ड 80, उसमें लिखिए फिर नीचे 1854 डैश करके लिखना, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, और 1857 करके लिखना नेक्स्ट नवागढ़, राय और धमदा, और धमदा के बाद ब्रैकेट में लिखो उसमें लेटर रिप्लेस्ड बाय, और दुर्ग को लाल पेन में लिखना DURG, याद रहना चाहिए।
इसमें लिखिए तहसीलदार, तहसील हेडक्वार्टर ऑफिशियल्स, इसमें लिखिए तहसीलदार लिखो, उसमें ब्रैकेट में लिखो हेड, नेक्स्ट लिखो नायब तहसीलदार, ब्रैकेट में लिखो हेड ऑफ परगना, नेक्स्ट लिखिए SIANAVIS रेवेन्यू लिख लो, नेक्स्ट लिखो कन्नुगो KANUGO, इसमें लिखना लैंड, लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट लिखिए रेवेन्यू सिस्टम, नेक्स्ट सब टॉपिक है, पूरा का पूरा ऐसे करके लिखना बड़ा सा, रेवेन्यू सिस्टम भाई है ना, रेवेन्यू सिस्टम का नया टॉपिक है ये वाला जो पढ़ाया मैंने। अब इसमें लिखो ताहूददारी सिस्टम, पहला सब टॉपिक फर्स्ट। ताहूददारी सिस्टम में लिखो, ये तो बना लिया होगा आप लोगों ने पहले ही, है ना। इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस, इसको भी बनाया करो, मैं लिखाता हूँ वो भी, ये आपको इजी, आपको रिवीजन में काम आएगा। एम्ड टू कन्वर्ट barren land into arable land, barren land into arable land with local influential people, ब्रैकेट में लिखो ताहूददार्स, ब्रैकेट में लिखो ताहूददार्स, TAHUTDARS। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ताहूददार्स वर नॉट जमींदार और गौटियास। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सिस्टम वाज नॉट वेरी पॉपुलर, और ये आपका पूरा लिख लो इसको ऐसा, ये वाला पूरा इसमें लिख लेना कि सैंडिस के टाइम लोरमी तरेंगा, यहाँ भी लिख लो ऐसे, इसी को बना लो इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, सेम बना लो यहाँ पे फिर से। सैंडिस के टाइम लोरमी तरेंगा, मराठा के टाइम सिरपुर लवान, और ब्रिटिशर्स एलियट के टाइम सिहावा खल्लारी संजारी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए डिवीजन ऑफ एरिया, इसमें लिखिए पहला डिवीजन ऑफ एरिया सब टॉपिक, उसके अंदर पहला खालसा लैंड, खालसा रीजन लिखिए, इसमें अंडर मालगुजार अथॉरिटी, ब्रैकेट डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, और जमींदारी लिखिए नेक्स्ट में, और उसमें लिखिए अंडर जमींदार्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो गौटियाज रोल, GAUTIASROLE डैश करके लिखना, रिमेन अनचेंज्ड बट नोन एज मालगुजार अंडर ब्रिटिश रूल, कॉमा पोजीशन वाज हेरिडिटरी, कॉमा रेस्पॉन्सिबल फॉर विलेज इंटरेस्ट। नेक्स्ट लिखेंगे लाखा बाटा सिस्टम, लिखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रेवलेंट इन छत्तीसगढ़, मालगुजार एंड फार्मर्स डिटरमाइंड लैंड रेंट, प्रमोटेड इक्वल राइट एंड प्रिवेंटेड अ लैंड मोनोपोली। नेक्स्ट पॉइंट, land was interchanged among farmers, comma, not retained for more than 12 years. Next point, gradually diminished after 1860s. नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात, क्या चेंजेस आए जुडिशियल। आर यू गाइज गेटिंग इट वेरी क्लियर? पढ़ के तो इतना स्टोरी लाइन में कहीं समझ नहीं आना था। देयर आई थिंक कि ब्रिटिशर जो है इनको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है हमको, और आपको समझ आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट अराइज हो रहा है इन सब में तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल कि ये चीजें एकदम क्लैरिटी पे रहें। यही सब चीजें हमको आखिर में पेपर को क्रैक करना है कि नहीं कर पाना है, उस पर हमको डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए। तो जुडिशियल स्ट्रक्चर में समझते हैं कि सेपरेट कोर्ट वाज देयर फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वर एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब सिविल केस के लिए अलग पूरा क्राइम किए हो, क्रिमिनल केस है मर्डर किए हैं, ये सारे जो चोरी चकारी होती है वो सब करे हैं जो, वो सब के लिए आपका क्रिमिनल केस, ठीक है। द लीगल फ्रेमवर्क वाज बेस्ड ऑन पंजाब जुडिशियल कोड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये इसका लीगल फ्रेमवर्क कहाँ से लिया गया था। तो लीगल फ्रेमवर्क इसका पहले आपको पता होना चाहिए पंजाब जुडिशियल कोड से लिया गया था। अब समझते हैं थोड़ा इसमें क्या बोला मैंने, दो चीजें बोली कि सिविल कोर्ट हुआ करता था और क्रिमिनल कोर्ट भी बनाया गया, और इन दोनों को बनाने के लिए कहाँ से लिया गया था, ये तीन चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो अब सिविल के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं डीप में। अभी पहले टॉपिक को सिविल के बारे में पढ़ते हैं। तहसीलदार को सिविल केसेस सुनने की अथॉरिटी दी गई। किसको दी गई? तहसीलदार को। तहसीलदार वॉज गिवन द पावर,
इनको जज टाइप का सिविल केसेस सुनने की क्या दी गई, पावर दी गई। वो सबसे पहले पता होना चाहिए, तहसीलदार जो है 300 रुपीज तक के सिविल जो मैटर होते थे उनको एडजुडिकेट कर सकते थे। मतलब 300 रुपए तक का कोई घपला है, 300 रुपए अभी बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है आप लोग को, 300 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। मतलब आप मान के चलो, मैं जबकि बात कर रहा हूँ, अब लाखों रुपए की बात हो रही है, अब ये 5 लाख के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो यार, तो बहुत बड़ा अमाउंट था वो 1800 के आसपास में, 300 ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हर लॉजिक इज दैट ना कि हर 8 साल में, 6 से 5 7 साल में आपको देखो, कभी कोई पूछता है ना कि कैसे हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इंट्रापोलेट करते हैं, तो जो जमीन जो पैसा होता है ना, रुपीज या कोई भी करेंसी होती है, वो 6 to 7 ईयर्स, 8 ईयर मानते हैं, मतलब 5 to 7 ईयर्स मान के चलो आप, उसका मल्टीपल लेके चलते हैं हम लोग। 8 ईयर मैक्सिमम, 8 ईयर में पैसा डबल हो जाता है। मतलब 300 रुपए जो आज से 8 साल पहले 300 रुपए की कीमत थी, 300 रुपए में जो सामान आते थे वो अब 600 रुपए में आ रहे होंगे, तो ये आपको माना जाता है डबल होता है आपका ऐसा। ठीक है, सैलरी है चीजें, तो ये फैक्ट है कि पैसा 7 से 8 साल में डबल होता है। तो वैसे ही 300 रुपए हम 200 साल 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप 8 से डिवाइड करोगे तो 20 से 25 गुना आप अलग चेंज कर दो, तो बहुत ज्यादा पैसा था। ये समझना था आपको। अगर तहसीलदार के डिसीजन से कोई खुश नहीं होता है तो वो अपील 2 महीने के अंदर की जा सकती थी। ठीक है, पहले तो सिविल केसेस 300 रुपए तक तहसीलदार के अंडर दे दिया गया, और अगर ऐसा कोई इशू आता है कि तहसीलदार के आपको समझ नहीं आ रहा, तहसीलदार ने गलत डिसीजन दे दिया, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप 2 महीने के अंदर अपील कर सकते थे। तहसीलदार को मंथली रिपोर्ट देना पड़ता था, डिप्टी कमिश्नर को हर महीने भेजना पड़ता था। डिप्टी कमिश्नर मतलब रायपुर में जैसे चार्ल्स इलियट थे, वैसे एक डिप्टी कमिश्नर था, उनको भेजना होता था। अब नाब तहसीलदार जो परगना में हुआ करते थे, इनिशियली उनको केसेस सुनने की परमिशन थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नाब तहसीलदार को बोल दे, कभी नहीं थी, गलत हो जाएगा। नाब तहसीलदार को, जो तो आपके परगना में थे, तहसील के अंदर परगना है, परगना के हेड नाब तहसीलदार है, इनिशियली उनको भी पावर था केसेस सुनने का, लेकिन 1856 में उनकी ये अथॉरिटी को छीन लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, 1856 के पहले वो कर पाते थे, उनका रोल सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन तक लिमिटेड कर दिया गया था। उसके बाद कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज बिटवीन जुडिशियल पावर ऑफ तहसीलदार एंड नाब तहसीलदार। रिमेंबर गाइज, नाब तहसीलदार lost judicial power in 1856. Never ever think he was not having a power of judiciary. He was also having the power of judiciary, but in 1856 he lost that power, and only the revenue collection power was given to the नाब तहसीलदार. You have to be pretty clear about this particular thing. यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, while तहसीलदार retained it फॉर सिविल केसेस अप टू 300 रुपीज। ठीक है, तो इसके बाद 1856 के बाद ये पूरा का पूरा इन्हीं के हाथ में रहेगा। डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज की तरह एक्ट करते थे। किसको किसको बोला मैंने? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज की तरह एक्ट करते थे यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग कुछ क्रिमिनल केसेस की। क्रिमिनल कोर्ट जो होता था वो क्या होता था, वहां कौन होते थे? तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर को क्रिमिनल केसेस की अथॉरिटी मिली, मतलब जो तहसीलदार है वहां भी कर पा रहे हैं 300 रुपए तक, और यहाँ भी है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी दे दिया गया, और तहसीलदार दोनों के पास पावर था किसका? क्रिमिनल केसेस को एडजुडिकेट करने का। कमिश्नर के पास फाइनल डिसीजन, जो आपके कमिश्नर हुआ करते थे उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी, इंक्लूडिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करने की। अगर डेथ पेनल्टी तक की बात चली जा रही है तो वो जो नागपुर में बैठा कमिश्नर है वो करेगा। ठीक है, इनिशियली आपको पता होना चाहिए डेथ पेनल्टी कमिश्नर को ही, उनको सिर्फ मिला था जुरिस्डिक्शन अंडर दैट पर्टिकुलर थिंग, बट लेटर उन्होंने ये अथॉरिटी भी, उन्हें ये अथॉरिटी भी दे दी गई थी, दैट टू विदाउट गवर्नर जनरल अप्रूवल। तो ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं समझा ही रहा हूं आप लोगों को, स्टार्टिंग में क्या था, पहले इंडिया में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हीं के पास बस, जिसको वॉइसरॉय बोलते हैं बाद में, उन्हीं के पास बस पावर थी डेथ पेनल्टी देने की। तो इनिशियली क्या था, अगर कोई केस में ऐसा है कि डेथ पेनल्टी देनी ही है तो कमिश्नर के पास भी वो पावर नहीं हुआ करता था। पावर वॉज डायरेक्टली अंडर द गवर्नर जनरल, इन लोग भेजते थे उनके पास और वो सैंक्शन करते थे। बट बाद में ये जो आपको डेथ पेनल्टी का पावर है वो दे दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था कमिश्नर तक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको हमको पढ़ना है जुडिशियरी के बाद पुलिस सिस्टम में क्या चेंजेस आए। पुलिस सिस्टम में क्या चेंजेस आए? जब 1855 में छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना,
पुलिस फोर्सेस बहुत इनसफिशिएंट थी उस टाइम पे, बहुत कम पुलिस फोर्सेस थी। पूरे रीजन में ऐसा बोला जाता है कि 149 बस पुलिस पर्सनल्स हुआ करते थे। कैन यू इमेजिन, इतने बड़े छत्तीसगढ़ के लिए 150, 149 पीपल वर ओनली देयर। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वर देयर एट दैट टाइम जब छत्तीसगढ़ बनता है। तो यहाँ पे 1856 का टाइम जो रहता है, द रीजन वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पुलिस जोन्स। तो ये 4 पुलिस के जोन्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। और ये 4 जोन क्या होते हैं, तो ये 4 जोन होते हैं आपके रायपुर, रायपुर का सदर, ठीक है, रायपुर सदर बोलते हैं इसको, सदर। देन रायपुर तहसील, धमतरी तहसील, ये वैसे ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आ सकता है कितने जोन में डिवाइड किए थे, ठीक है, और रतनपुर तहसील। तो इन 4 जगह पे डिसाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया। ये 1856 में होता है आपका, ठीक है। इसके बाद टाइम आता है आपका 1857 का टाइम। 1857 में देयर वाज रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और 5 पुलिस डिवीजन बनाए गए। अभी यहाँ 4 थे, तो यहाँ पे अब 5 बना दिए गए। और वो 5 कौन कौन से थे, तो रायपुर, रतनपुर, रायपुर बनाया गया, ठीक है। अब ये रायपुर को, धमतरी को, रतनपुर को बस बनाया गया। अब रायपुर पूरा एक हो गया, ठीक है, एक डिवीजन। अब रतनपुर बनाया गया, ठीक है, इसके साथ धमतरी बनाया गया, नवागढ़ बनाया गया, ठीक है, नवागढ़ और धमदा बनाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 डिवीजन आपके बना दिए गए पुलिस के 1857 में। फिर आपकी बात होती है 1858 की, तो एक प्रॉपर पुलिस मैनुअल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म क्या रहेगा, वेपन्स किसके पास क्या रहेंगे, ड्रिल्स होना चालू हुए। जैसे पुलिस ग्राउंड होता है आसपास में, वहां ड्रिल्स होते हैं, वैसे ड्रिल्स हर दिन होते थे। और डिसिप्लिन के भी डिटेल्स वहां पब्लिश किए गए इस मैनुअल में। ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ एक कदम बढ़ाया गया था पुलिस के द्वारा, पुलिस के लिए, ठीक है। देन कम्स द 1862 टाइम। 1862 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस सिस्टम को पूरा का पूरा रिफॉर्म किया गया इस टाइम पे। यहाँ पे रैंक्स इंट्रोड्यूस किए गए, रैंक्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पुलिसिंग स्ट्रक्चर। आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो ये कब हुआ, अगर पूछेगा कोई, ये एसपी का पोस्ट, एएसआई का पोस्ट, एसआई का पोस्ट, ठीक है, ये कब आया, तो ये सारे 1862 में आया, जो आज भी हमको देखने को मिलता है, चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस राइट अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो है कहां तक लिखा था हम लोगों ने, क्रिमिनल, जुडिशियरी से हमको लिखना है, ठीक है। तो लिखिए जुडिशियल सिस्टम, लिखिए जुडिशियल सिस्टम। इसमें सबसे पहले लिखिए आप, रिप्लेस्ड मराठा सिस्टम बेस्ड ऑन पंजाब जुडिशियल कोड। नेक्स्ट लिखिए सेपरेट कोर्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इसमें एक पहला लिखिए सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट के अंदर अब सब पॉइंट्स लिखना, सब टॉपिक हो गया सिविल कोर्ट। इसमें लिखिए तहसीलदार डैश करके लिखो, एडजुडिकेटेड ADJUS DICATED सिविल केसेस अप टू 300 रुपीज, अब कॉमा करके लिखो, अपील विद इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट, नाब तहसीलदार, इनका क्या काम था, डैश करके लिखो, लॉस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन 1856। मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि पहले था इनके पास जुडिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, डैश करके लिखो, जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। भाई मैंने बताया ना, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आपका तहसील है और इसके अंदर परगना है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जब होता है डिस्ट्रिक्ट, तहसील, परगना, तहसील पे तहसीलदार को दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका किसको मैंने बता रहा हूं, डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, इन दोनों के पास पावर हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्रिमिनल कोड, उसमें पे सब टॉपिक लिखो, तहसीलदार एंड डिप्टी कमिश्नर हैंडल्ड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कमिश्नर वॉज फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, कॉमा, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कॉमा, लेटर ग्रांटेड डेथ पेनल्टी अथॉरिटी विदाउट गवर्नर जनरल GG अप्रूवल, लिख दो गवर्नर जनरल अप्रूवल। नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस सिस्टम लिखिए, इसमें लिखिए इनसफिशिएंट फोर्स इन 1855, ब्रैकेट में 149 लिख लो, 149 पर्सनल, PERSONNEL। नेक्स्ट लिखिए 1856 पे डैश करके लिखो, ऐसे बोलता हूँ ना डैश, तो ऐसे लिखे करो, 1856 एक पॉइंट हो गया, ये नेक्स्ट पॉइंट यानी ऐसे गोला लगाए, फिर 1856 और फिर ये डैश ऐसा करके यहाँ पे इसमें टॉपिक लिखा करो, जो भी इसका 1856 में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ।
डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, 4 पुलिस जोन्स, ब्रैकेट में लिख लो रायपुर सदर, कॉमा रायपुर तहसील, धमतरी तहसील, रतनपुर तहसील। नेक्स्ट लिखेंगे 1857, इसमें क्या होता है, इसमें लिखिए रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 पुलिस डिविजन्स, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, नवागढ़, धमदा। नेक्स्ट इज 1858, 1858 में क्या होगा, पुलिस मैनुअल इंट्रोड्यूस्ड, ब्रैकेट में लिखो यूनिफॉर्म, कॉमा वेपन, कॉमा ड्रिल्स। नेक्स्ट लिखिए मेन अब आखिरी 1862, लिखिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, रैंक्स, ब्रैकेट में लिखो एसपी, असिस्टेंट एसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये सबका पोस्ट आया आपका, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 5-7 टॉपिक है इसका उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रीमाइस थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जुडिशियरी से खत्म किया हमने, पुलिस से खत्म किया, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे जेल कैसा था, फिर पोस्टल सिस्टम कैसा था, सब एक साथ देख लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो आपके एनसीएम, सीडीएम, इन सब में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।